I welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. In this video, I discuss with you important MCQ series for upcoming Army Public School PGT Part B Commerce. और आज के वीडियो के साथ ही हम स्टार्ट करने चल रहे हैं MCQ सीरीज़ की पूरी एक सीरीज़ जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन तक आएगी। तो आप हमारे वीडियो के साथ अपने चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। और अभी इसमें हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में उन सभी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन पे रिसर्च मैं खुद भी कर रहा हूँ। और उसके लिए आपको जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकेंगे वो सारे के सारे हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में होंगे। तो अभी आज का जो मेरा वीडियो है वो पिछले कुछ वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन पे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द टर्म करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। देखिए करंट एसेट में बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कैश, ऑप्शन नंबर बी है स्टॉक इन ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी है फर्नीचर, ऑप्शन नंबर डी है एडवांस पेमेंट। अगर हम करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं, उन एसेट को शामिल करते हैं जिनको हम एक साल के अंदर उनका कन्वर्जन कैश में कर सकें, उनको हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। या उनका कन्वर्जन कैश में हो जाए या अपने आप हो जाए, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैश है, कैश का क्या मतलब हुआ, ये ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ये कैश में कन्वर्टेड है। स्टॉक इन ट्रेड की अगर बात करें तो स्टॉक इन ट्रेड जो दूसरा ऑप्शन है वो स्टॉक है, कभी भी बिक सकता है, किसी भी समय वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट या तो हमने किसी से ले रखी होगी या किसी को दे रखी होगी, ये दो चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, कैश हमारे पास या तो लाइबिलिटी आई हुई है या हमारे लिए ये प्रीपेड है, एडवांस मतलब हमने कर रखा होगा किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी कैश में है या कैश के कन्वर्जन हो सकती हैं। लेकिन जो फर्नीचर है उसको हम फिक्स एसेट्स के हेड में डालते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोप्राइटर एज अ क्रेडिटर ट्रीट होता है अपनी कैपिटल के लिए, अपनी कैपिटल के लिए कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी है इंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और ऑप्शन नंबर डी है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी एसेट, कोई भी चीज़ें जो आप बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं उसको हम कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो बिजनेस में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उन सब को हम रिकॉर्ड करते हैं मनी के टर्म्स में। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके दो पहलू होंगे, एक होगा डेबिट तो दूसरा हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस का ओनर अलग है और बिजनेस अलग चीज़ें हैं, तो दोनों सेपरेटली ट्रीट की जाती हैं। और बिजनेस का जो ओनर होता है उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कैपिटल। क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सपोज करिए राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ से, तो राम जो होगा वहाँ पे हम लिखेंगे उसको एज अ कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में जो ओनर होता है उसका हम नाम नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल होता है। और जितने भी पैसे उसने लगा रखे हैं एज अ कैपिटल, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस से पैसे उनको रिटर्न करने हैं। तो इसके लिए अगर फार्मूला आप देखें, आपने बैलेंस शीट देखी होगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है और कैपिटल है दोनों एक ही साइड में आती हैं। ये दोनों चीज़ें बिजनेस के लिए कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती हैं, और इनका पेमेंट कंपनी खुद करती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कंपेरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल्स ऑफ द सेम ईयर इज टर्म्ड डैश कंपेरिजन। देखिए जो नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन है सेम ईयर में सेल्स के लिए,
उसको हम किसके टर्म्स में कंपैरिजन करेंगे, हॉरिजॉन्टल बेसिस में, वर्टिकल बेसिस में, इलिप्टिकल बेसिस में एंड मल्टी डायमेंशनल बेसिस पे करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हॉरिजॉन्टल बेसिस। तो हमारे यहाँ जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है वो दो फॉर्म में होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल बेसिस, एक होती है वर्टिकल बेसिस। कंपनी एक्ट 2013 में जो हम बैलेंस शीट यूज़ करते हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल बेसिस, दैट इज़ कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 3 शेड्यूल नंबर 3। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी तो उसी फॉर्म में इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्टिएबल डिबेंचर आर दोज ऑन विच। देखिए कन्वर्टिएबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनका कन्वर्जन हो सके, ये इनमें से कौन सा है। पहला है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पेबल इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ऑप्शन नंबर बी है इंटरेस्ट इज नॉट पेड व्हेन द कंपनी इज रनिंग इन ए लॉस। ऑप्शन नंबर सी है इंटरेस्ट इज पेबल एंड इफ नॉट पेड कीप ऑन अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर डी है इक्विटी शेयर में बी एक्सचेंज एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इक्विटी शेयर में बी एक्सचेंज एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे जो कन्वर्टिएबल डिबेंचर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिबेंचर्स है इनका कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन हो सकता है मतलब कि अगर ये डिबेंचर्स हैं तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर में भी एक्सचेंज एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकें इक्विटी शेयर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 है हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट शुड बी क्लासिफाइड एज। देखिए एक हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर है एडवर्टीजमेंट के लिए द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है शुड बी क्लासीफाई एज, उसको हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी है लॉस, ऑप्शन नंबर डी है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जिस चीज़ का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, जिस चीज़ का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले वो हमारे लिए क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंडिचर को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदर ऑप्शन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनसे हमें कंपनी की कोई फिक्स एसेट्स मिल रही हो, जैसे मशीनरी पे हमने खर्च किया, फर्नीचर पे खर्चे किए, तो ये सब जो एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कंपनी के छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए ट्रीट करते हैं, जैसे रेंट पेमेंट करना, सैलरी पेमेंट करना, वेजेस पेमेंट करना, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। लॉसेस का मतलब होता है हमने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया उसमें हमें लॉस हो गया तो यहाँ पे लॉसेज हो जाता है, तो ये लॉस का है। तो इसका जो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 6 है इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है फिक्टिशियस अकाउंट, फिक्टिशियस अकाउंट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये फार्मूला होता है, ये हमारा गोल्डन रूल होता है। इस गोल्डन रूल के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेंबर है। ऑप्शन नंबर ए है द ICAI, ऑप्शन नंबर बी है द ICWAI, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इंस्टीट्यूट, जिसको हम जानते हैं द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये हमारी जो बॉडी है वो इंडिया के सबसे स्टैंडर्ड बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती भी है और रूल्स एंड रेगुलेशन को भी बनाती है हमारे देश में।
तो ICAI संस्था है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग की कमेटी की मेंबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क आउट विच इज़ नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इनमें से मार्क करिए कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर। ऑप्शन नंबर बी है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी है परचेज ऑफ ए न्यू स्पार्क प्लग फॉर ₹9.75। ऑप्शन नंबर डी है रिपेयर ऑन ए सेकेंड हैंड व्हीकल न्यूली परचेज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है जब भी हम किसी चीज़ के लिए वेजेस पेमेंट करते हैं। अदरवाइज बाकी ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दें तो पहला जो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर, किसी भी डिवेंचर की जो कॉस्ट होती है और शेयर की कॉस्ट होती है वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। परचेज ऑफ न्यू स्पार्क प्लग, कोई हमने स्पार्क प्लग लिया है जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, वो कितने भी अमाउंट का हो, वो बड़ा अमाउंट हो छोटा अमाउंट हो, इट डज़ नॉट मैटर, वो बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रिपेयर ऑन ए सेकंड हैंड व्हीकल न्यूली परचेज, हमने एक नई व्हीकल खरीदी थी, उस पर कुछ खर्चे किए रिपेयर के समय, रिपेयर के लिए, तो ये भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन वेजेस जो हम पेमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ऑफिस, तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 15,000 इज स्पेंड on the repair of a second hand machinery and 2,500 on freight in connection with its acquisition, what is the amount of capital expenditure। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 15,000 रुपये खर्च किए हैं एक सेकंड हैंड मशीनरी को ख़रीदने के लिए, बिजनेस के लिए वो एज ए न्यू मशीनरी ट्रीट होगी, और उस मशीनरी को लाने के लिए 2,500 रुपये हमने फ्राइट यानी गाड़ी भाड़े में खर्च कर दिया। तो अब उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसको हम कैसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट होगा वो क्या होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है, उस पर उसी समय कुछ हमने खर्चे किए हैं, तो ये उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, तो दोनों मिला के आएगा 17,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, when net profit is ₹44,000 and profit on sale of a fixed assets is ₹4,000, what is the fund from operation। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें हम जितने भी लॉसेज होते हैं उन सबको ऐड करते हैं, और जितने भी हमारे प्रॉफिट हुए रहते हैं उन सबको हम करते हैं माइनस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यहाँ पे हमारा आएगा नेट प्रॉफिट जो कि है 44,000 रुपीज़, लेस करेंगे इसमें से सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 4,000 रुपीज़, आंसर आएगा 40,000 रुपीज़। तो इसका जो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 40,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन टोटल सोर्स ऑफ फंड आर 1,25,000 and total application of fund are ₹1,50,000, the result would be। आपके पास जो कंपनी के पास जो फंड है, जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं वो हैं 1,25,000 रुपीज़, और कंपनी 1,50,000 रुपये का खर्च करती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है ऑप्शन में, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ₹25,000, क्या आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी है नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाई ₹25,000, या डिक्रीज़ हो रही है, या नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी है कि क्या कोई उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है हमारी वर्किंग कैपिटल पे, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने कमाया कितना, 1,25,000 रुपये, खर्च कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फ्लो जो है वो है इनफ्लो नहीं हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश consistency calls for financial statement for a number of year to be revised and analysis। अब यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए है हॉरिजॉन्टल बेसिस, ऑप्शन नंबर बी है वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनल, ऑप्शन नंबर डी है एक्सटर्नल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल बेसिस, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बेसिस में हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होंगे
उनको व्यू कर पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड पॉइंट टू। विंडो ड्रेसिंग यानी साइड से आप क्या कुछ कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए है कन्वेंशन टू डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ऑप्शन नंबर बी है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ऑप्शन नंबर सी है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ऑप्शन नंबर डी है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ विंडो ड्रेसिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होती है, क्योंकि अकाउंट में हमारे एक बात कही गई है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अकाउंट में हम ट्रीटमेंट करते हैं, उन सबको पूरी तरीके से दिखाना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो पूरी तरीके से दिखाया जाता है उसको बोला जाता है फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी, यानी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ स्टॉक वर्थ ₹10,000 हैज़ नॉट बीन इंश्योर्ड इज डिस्ट्रॉय बाई फायर, द अकाउंटिंग एंट्री इज। देखिए स्टॉक है 10,000 रुपये का और आग से जल गया, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री कौन सी पास हो जाएगी? सिंपल सी बात है, अगर हमारा बिजनेस का कोई भी स्टॉक लॉस हुआ है तो वो परचेजेस को कम करेगा। परचेजेस को कम करेगा मतलब वो डायरेक्ट उसका एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के लिए। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट जनरल एंट्री हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये इस तरीके से होगा। यहाँ टू परचेजेस है, जितना भी अमाउंट रहेगा यहाँ लिखा रहेगा माइनस लॉस बाई फायर, यहाँ पे अमाउंट माइनस होके यहाँ पे नेट परचेज कॉलम में शो हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एन एंटिटी ऑफ ₹840 बीइंग डेबिट टू सुरभि अकाउंट एज 480 वुड बी एन एरर ऑफ। देखिए क्वेश्चन में है एक एंट्री की गई है 840 रुपये की सुरभि के अकाउंट में, लेकिन गलती से जो अमाउंट है वो रॉन्ग हो गया है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल आपका है? ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी है कमीशन, ऑप्शन नंबर सी है ओमिशन, ऑप्शन नंबर डी है नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि जो हमारा अकाउंटेंट है उसने जो रिकॉर्डिंग की है डेबिट और क्रेडिट की वो तो सही की है, लेकिन जो अमाउंट है वो रॉन्ग कर दिया है उसने। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन्वेंट्री बाई ओनर वुड रिजल्ट इन डैश इज कैपिटल एंड इंक्रीज इन डैश। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाई ओनर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपिटल। अगर कोई मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या होगा कि कैपिटल इंक्रीज करेगी, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि बिजनेस में जब भी कोई पैसा आएगा तो उससे कैपिटल तो बढ़ेगी, साथ ही साथ बिजनेस की लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि पैसे किसने लगाए हैं? मालिक ने लगाए हैं, और मालिक के पैसे बिजनेस को रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्वेस्टमेंट बाई ओनर वुड रिजल्ट इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो दोनों चीज़ें आपकी इंक्रीज हो रही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेट एसेट ऑफ बिजनेस ऑन Jan 1 आर 40,000 एंड ऑन Jan 30 ₹8,000, फाइंड द नेट इनकम फॉर जनवरी। देखिए नेट एसेट जो बिजनेस की है वो 1 जैन को 40,000 थी और जनवरी 31 को 8,000 रुपीज़ है। तो आपका नेट इनकम जनरेट करनी है जनवरी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। 8,000 आने का रीज़न क्या है? ये हमारे ओपनिंग बिजनेस की एसेट थी और क्लोजिंग हमारी 8,000 रुपीज़ है। बीच में हमारे एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हैं जिनको हम माइनस करेंगे। तो जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टॉक बचा हुआ है, ही हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे, क्योंकि कुछ और भी दिया नहीं है, अदरवाइज़ तो हम कैलकुलेट कर ही लेते। अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग है, बीच की सारी चीज़ें मिस हैं, तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो एसेट को इंक्रीज़ करता है और ओनर इक्विटी को भी इंक्रीज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए है बोनस शेयर इशूड, ऑप्शन नंबर बी है शेयर इशूड फॉर कैश, ऑप्शन नंबर सी है ए डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर इशूड फॉर कैश, क्योंकि जब भी शेयर इशू किया जाएगा कैश के लिए
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, यानी बिजनेस की एसेट भी इंक्रीज होगी, कैश भी हमारे पास आएगा, और इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज करेगी। तो डबल साइडेड इफेक्ट होगा इसका, एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड में। एक तरफ आपकी इक्विटी बढ़ेगी और दूसरी तरफ आपका कैश भी इंक्रीज करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू डैश इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म डैश। तो यहाँ पे देखिए, एब्सेंस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बहुत क्लियर बात कही गई है कि दो चीज़ें होती हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पहली कौन सी बात है, पहली है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है IOL, वो है एट द रेट 6%, और दूसरी है रेशियो 1:1। ये दो बातें कही हैं, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है जो डीड अब्सेंस होने पे कहती है। अब क्वेश्चन क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री द पार्टनर्स आर इंटाइटल। अब पार्टनर किसके लिए इंटाइटल होंगे, जब इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6% के रेट से। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6%, वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2 का। ए का एडमिशन होता है 1/3 शेयर के लिए। टिक द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड ए। तीनों का आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो करना बहुत ही आसान है, किस तरीके से करेंगे, आपने ऑलरेडी क्लास 12th और बीकॉम में कर रखा है पार्टनरशिप में। यहाँ पे करना है आपको, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/3, दैट इज़ 2/3। अब यहाँ पे x का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 है, उसमें मल्टीप्लाई करो 2/3 का, तो यहाँ पे आएगा 6/30 हो जाएगा x का। y का करेंगे, y का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग शेयर यानी 2/3, तो आएगा 4/30। और जो तीसरा वाला पार्टनर है 4/15 होगा, सॉरी 4/15 हो जाएगा। और जो तीसरा वाला पार्टनर है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो 5/15 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है, एक्स का कितना आया था, 6/15 आया था, वाई का आया था 4/15, और ए का आया है 4/, तो 6:4:5 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये है MCQ सीरीज़ का पहला पार्ट। आगे की सीरीज़ आपको अगले दिन मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।